वेलकम टू एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश का उद्गम, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडी कणों पर आवेश का उद्गम, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। हम कोलाइडल सॉल्यूशन से संबंधित बहुत सारे बातों को जान चुके हैं। उन्हीं में से कुछ बातों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेज होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, हम भी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर ट्रेस अमाउंट पे इलेक्ट्रोलाइट होती है तो वह कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी देता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस होता है वो कोलाइडल पार्टिकल्स मीन्स डिस्पर्स फेस पार्टिकल को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करा लेता है, जिसके वजह से वो आपस में पास नहीं आ सकते और कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल रहता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो यह क्या होती है, कोलाइडल पार्टिकल मीन्स डिस्पर्स फेस पार्टिकल और इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस के बीच न्यूट्रलाइजेशन की फिनोमेना होती है, जिसकी वजह से उसकी चार्ज क्या गति नष्ट हो जाता है और फिर वो आपस में पास आकर के प्रेसिपिटेट डाउन हो जाते हैं। तो यद्यपि कोलाइडल सॉल्यूशन उदासीन होता है, यदि हम उदासीन की कंसीडर करें, कोलाइडल सॉल्यूशन को उदासीन कंसीडर करें, तब उसमें जो उपस्थित कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे दे हैव नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात वो एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। और हम जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वान डेर वाल्स फोर्स काम करता है, इसलिए दो कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स काम करेगा जो कि अट्रैक्शन को होता है, और इसलिए दो कोलाइडल पार्टिकल्स पास आ जाएंगे और पास आकर के आपस में जुड़ करके वो नीचे बैठ जाएंगे, अर्थात कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इससे तो साफ जाहिर होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल उदासीन नहीं होते, वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और चार्ज होने से क्या होगी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर चार्ज है सपोज, तो यहाँ याद रखिएगा अगर निगेटिव कोलाइड्स की बात करें तो जितने कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे दे हैव सेम चार्ज, सब में नेगेटिव आयंस होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है मीन्स वहाँ पर जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं वो सब के सब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किए रहेंगे, सबकी पॉजिटिव चार्ज होगा। हमको कभी नहीं सोचना है कि एक ही कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ कोलाइडी कण ऋणावेशित या ऋणावेश ग्रहण करते हैं और कुछ क्या करते हैं, पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। तब हमारे पास प्रश्न आती है कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन देखो चार्ज है तब स्टेबिलिटी दिखा रहा है, चार्ज होने पर सेम चार्ज होने से क्या होगी, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन के कारण कोलाइडल पार्ट क्या होंगे, पास नहीं आ पाएंगे, आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, अवक्षेपित नहीं हो पाएंगे और कोलाइडल पार्टिकल स्थायी रहेगा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर उदासीन होगा तो आपस में जुड़ के वो बैठ जाएंगे, अर्थात स्थायित्व नष्ट हो जाएगा। और अगर आवेशित कल्पना करते हैं तो आवेश क्या होगा, स्टेबल होगा। इससे तो साफ जाहिर होता है कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। अब प्रश्न ये आती है कि कोलाइडी कणों पर आवेश आता कैसे है, कोलाइडी कणों में आवेश की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो यहाँ हम नंबर फर्स्ट देखते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब घर्षण विद्युतीकरण के कारण कोलाइडी कणों पर आवेश आता है, ये बोलता है। इस सिद्धांत में
यह माना जाता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर कोलाइडी कण और परिक्षेपित माध्यम के कण, डिस्पर्स फेस पार्ट के कण एंड डिस्पर्शन मीडियम के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति करने से इनमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और इस घर्षण के कारण क्या होती है, इन पर एक आवेश क्रिएट हो जाता है घर्षण विद्युत के रूप में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने बालों में जब कंघी करते हैं तो बाल और कंघी की घर्षण से कंघी पर एक घर्षण विद्युत पैदा हो जाता है और वह कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। यह भी क्या होगी, घर्षण विद्युत। ठीक इसी प्रकार डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम का फ्रिक्शन से, घर्षण से क्या होती है, विद्युत पैदा हो जाता है। ये कहता है यह सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। दूसरा है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल जो भी पृष्ठ पर अणु होगा कोलाइडल पार्टिकल, वो डिकम्पोज होता है, कहता है। यह सिद्धांत कहता है कि कोलाइडी कणों पर आवेश कोलाइडी विलयन के पृष्ठ में मौजूद कोलाइडी कणों के डिकम्पोजिशन से आता है। और इसको हम समझते हैं, देखो हम साबुन के विलयन की बात करें तो यहाँ याद रखिएगा, साबुन की विलयन जब डाइल्यूट होता है तो वह ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन CMC से क्या होता है, कम होता है। और कोई भी सॉल्यूशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन CMC से नीचे होता है और ट्रू होता है, और CMC से ऊपर होने पर क्या हो जाती है, वो कोलाइडल की तरह बिहेव करता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या ले रहे हैं, ऐसे सोप सोल्यूशन को ले रहे हैं जो क्या है, बहुत डाइल्यूट है, मतलब उसकी बिहेवियर क्या है, ट्रू की तरह है। और आप जानते हो साबुन की सूत्र R*COOH होता है। आप सोडियम के स्थान पर पोटेशियम भी ले सकते हैं। यहाँ पर R क्या होगी, एल्काइल ग्रुप है जो 15 या 15 से अधिक कार्बन कंटेन करता है। 15 मोर देन 15 कार्बन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप्स है यहाँ पर R*। जब इसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से क्या होगी, यहाँ पर R* एंड CO माइनस एंड Na प्लस आयन क्रिएट होगा। अब हम इस पर विचार करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। ये होता है हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन से बना रहता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और इसकी नेचर होती है हाइड्रोफोबिक, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा हमारा पोलर टर्मिनल कहलाएगा, या पोलर पार्ट कहलाएगा। और इसकी नेचर होती है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। और इस कंडीशन पर हम अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तब हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, जिगजैग होता है। तो हम इसकी संरचना को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखो ये हमारा क्या होगा, ये पोलर पार्ट है, और ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। अब कल्पना करो कि पृष्ठ पर एक अकेला अणु तो नहीं होगा, पृष्ठ पर क्या होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। जितने अणु होंगे पृष्ठ में सब डिकम्पोज होंगे, और डिकम्पोज होने से क्या होगी, देखो ये इस तरह से क्या होंगे, वो आयनित होकर के विलयन के अंदर मौजूद रहेंगे। इसको हम इधर उधर रैंडमली की बात करें तो इस कंडीशन में हम अगर देखें, अगर इसको हम ऐसा भी करते हैं, कैसे भी आप समझ सकते हैं इसको, ये माइनस कर लें, ये माइनस करें, तो उस केस पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको अगर ऐसा व्यवस्थित है मान लो, या ऐसे ही है,
तो देखो इसकी पोलर पार्ट में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मीन्स सेम चार्ज है, और सेम चार्ज होने के कारण क्या होगी, इसमें प्रतिकर्षण होगा। और ये क्या है, आपका अधूरी भाग है, और अधूरी भाग में हम जानते हैं वान डेर वाल्स फोर्स काम करता है जो कि आकर्षण का बल है। तो क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन टर्मिनल को पास लाने का प्रयास करेगा, और पोलर टर्मिनल क्या होगी, दूर जाने का प्रयास करेगा। तो हम इसको अगर उंगली की बात करें, अगर इसको टर्मिनल पर क्या होगी, रिपल्सन लगेगा तो ये बाहर जाएगी, और यहाँ आकर्षण लग रहा है इसे अंदर आएगा। इस तरह से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और इसी की वजह से ये जितने भी आयंस रहते हैं सरफेस पर, डिकम्पोज स्टेट पे रहते हैं, वो सब एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होकर के क्या हो जाएगी, देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी। एग्रीगेट होकर कुछ इस तरह से जाएगी। अगर इसको हम ऐसा करें तो देखो क्या हुआ, इसमें एग्रीगेशन हो रहा है, और एग्रीगेशन से अब यह किस में चला गया, कोलाइडल स्टेट में चला गया। और यहां पर देखो इसकी सरफेस पर सब नेगेटिव चार्ज है, और इसलिए कोलाइडल विलयन चार्ज ग्रहण कर लेता है। कोलाइडल विलयन क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये है हमारा ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। यह सिद्धांत में क्या होता है, हम इसको उदाहरण लिए साबुन के विलयन से। डाइल्यूट सॉल्यूशन ये वाटर के कंटेंट में इस तरह से डिसोशिएट होता है, और इसका ये पार्ट क्या हो जाती है, हमारा डिस्पर्शन मीडियम की ओर चला जाता है। इस पार्ट का देखेंगे, दो ये वाला आयन को देखें, दो पार्ट रखता है, एक पोलर पार्ट आवेशित भाग है, और एक क्या है आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट। यहाँ देखते हैं पोलर पार्ट है, हाइड्रोकार्बन क्या है, नॉन पोलर पार्ट है, और यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे आयन होते हैं। क्योंकि पोलर पार्ट पर सेम चार्ज होने का रिपल्सन होता है, और यहाँ पर क्या हाइड्रोकार्बन पार्ट में क्या होती है, न्यूट्रल या नॉन पोलर होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और इसलिए जितने भी आयंस होते हैं वो सब के सब एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होकर के कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, वो ट्रू पार्टिकल से क्या हो जाता है, कोलाइडल में चला जाता है। और भी आप यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, और एक कोलाइडल स्टेट में आता है ड्यू टू द एग्रीगेशन, और इसके सरफेस पर क्या हो जाती है, चार्ज हो जाता है। ये तो सिद्धांत है कोलाइडी कणों पर आवेश के उद्गम का दूसरा सिद्धांत। हम अगला सिद्धांत देखने जा रहे हैं, ये कहलाता है ड्यू टू सेलेक्टिव एडसॉर्प्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयन। ड्यू टू सेलेक्टिव एडसॉर्प्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयंस। यहां क्या होगा, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोलाइडल विलयन के जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल होते हैं वो ऑलरेडी हम जानते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो इस इलेक्ट्रोलाइट जो ट्रेस अमाउंट होती है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी देता है। हम बार बार बोल रहे हैं, मीन्स हर कोलाइडल सॉल्यूशन जो स्टेबल है उस पर कुछ न कुछ कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ करते हैं। क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की विधि देखा है, तो कुछ एक से अधिक पदार्थ मिल करके ही कोलाइडल स्टेट लाते हैं। तो यहाँ ये कहता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स मीन्स डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस को सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में चूंकि दो तरह से आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोलाइडल पार्टिकल उसी आयन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी लैटिस अपनी खुद की लैटिस से कॉमन होगा, के समान होगा। माने कॉमन लैटिस रखने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस को ही क्या कराएगा, एब्जॉर्ब कराता है। तो हम इस घटना को एग्जांपल से देखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्ट से। फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाई जाती है फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर पे डाल के। हॉट वाटर पे जब डालते हैं
तब फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल बनता है। यहाँ ये क्या बनी, हमारा सॉल है, मीन्स ये कोलाइडल पार्टिकल मीन्स डिस्पर्स फेस पार्टिकल है। और चूंकि ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में ये इस फॉर्म में होगा Fe3+ एंड 3Cl- के रूप में। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये क्या ऑलरेडी देखो आयरन है और इस इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आयरन है, तो निश्चित रूप से इन दोनों की लैटिस क्या होगी, सेम होगा। इसलिए यह सॉल या कोलाइडल पार्टिकल क्लोराइड आयन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वह क्या करेगा, Fe आयन को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करा लेगा। और इसलिए अगर हम इसको हम कोलाइडल पार्टिकल मानते हैं, ये FeOH thrice.H2O ये क्या हमारा कोलाइडल पार्टिकल है। ये कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, अपने सरफेस पर आयरन आयन को एब्जॉर्ब करा लेता है। और आयरन आयन को एब्जॉर्ब कराने से यहाँ पर क्या होती है, एक पृष्ठ पर देखो पॉजिटिव आयन का एक लेयर आ जाता है और इसी पॉजिटिव आयंस के लेयर के कारण यह कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेता है। तो और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मान लो हम आर्सेनिक सल्फाइड की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो आर्सेनिक सल्फाइड बनाई जाती है आर्सेनिक ऑक्साइड पर H2S डाल करके, H2S3। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या होगी, H2S डिकम्पोज जब होगा तो H+ एंड S- के रूप में रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा सॉल है, ये सॉल है H2S3, तो निश्चित रूप से आपको दिख रहा होगा या इस और इस आयनों में से यही आयन क्या है, इसके लिए कॉमन है देखो, इसलिए इसको एब्जॉर्ब कराएगा। और चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए यह सॉल अपने सरफेस पर नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब करा लेगा और इसलिए यह कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और एग्जांपल से देखते हैं हम सिल्वर आयोडाइड की सॉल्व बनाने का मेथड देखते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड देखो दो तरह से बनाई जा सकती है। हम क्या करते हैं, सिल्वर Ki को यहाँ लिख बाईपासिंग Ki ऑन सिल्वर नाइट्रेट, एक मेथड तो ये होगी। दूसरा होगा बाईपासिंग सिल्वर नाइट्रेट ऑन Ki। दोनों चीज़ देखो सेम पदार्थ यूज हो रहे हैं, बस यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट पर Ki पास किया जा रहा है और यहाँ पर Ki पर सिल्वर नाइट्रेट पास किया जा रहा है। दोनों की प्रोसेस एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें रिएक्शन क्या होगी, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट प्लस Ki जब रिएक्ट करेगा तो सिल्वर आयोडाइड का सॉल्व बनेगा और क्या बनेगी, KNO3 बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगी, दोनों ही परिस्थिति में सिल्वर आयोडाइड बनेगा, लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पर Ki इलेक्ट्रोलाइट है। इस घटना से अगर बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट पर अगर Ki पास करके, तो Ki इलेक्ट्रोलाइट है और Ki इसलिए विलयन में क्या होगी, K+ एंड I के रूप में रहेगा। अब बताइए यहाँ पर ये जो है सॉल, वह पोटेशियम आयन को एब्जॉर्ब कराएगा कि सिल्वर आयन आयोडाइड आयन को। तो निश्चित रूप से क्या होगी, ये कॉमन है, इसके लैटिस कॉमन है और इसलिए यह आयोडीन आयन को एब्जॉर्ब कराएगा। और आयोडीन आयन को जब एब्जॉर्ब कराएगा तब इसकी क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर, ये हमारा AgI है, ये आयोडीन आयन को कराएगा माने माइनस आयन करा रहा है और इसलिए यह सिल्वर आयोडाइड क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज ग्रहण कर लेगा। जबकि इस घटना में हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट
इलेक्ट्रोलाइट है, और इसलिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, इस फॉर्म में रहेगा Ag+ एंड NO3 के रूप में। और यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड है वह क्या करेगा, प्रेफरेंटली सिल्वर आयन को एब्जॉर्ब कराएगा, और इसलिए इसके सरफेस पर क्या होगी, पॉजिटिव आयंस का लेयर बन जाएगा, और यह कोलाइड विलयन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई कोलाइड विलयन किस तरह से चार्ज होते हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब ज़रा देखो इलेक्ट्रिकल, अब हमने क्या किया था, देखिए सब में एक एक आयन को छोड़े थे। यहाँ पर H+ आयन छूटा है, यहाँ पर Cl आयन छूटा है, यहाँ पर K+ आयन छूटा है, और यहाँ पर NO3 आयन छूटा है। तो हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या होती है, देखो चूंकि इस केस में ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड X2 है, तो यहाँ पर क्या होगी, ये Cl आयन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा इसके बाहर में, और एक Cl आयन की मीन्स नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सेटअप हो रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सेटअप हो रहा है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास H+ है, मीन्स प्लस चार्ज का है, तो प्लस चार्ज का क्या होगा, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन के कारण एक प्लस आयन खींच जाएगा, और इसकी सरफेस पर एक पॉजिटिव आयन की लेयर बन जाएगा। इधर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रेट आयन जो कि निगेटिव है, तो इस पर क्या होगी, एक निगेटिव आयंस का लेयर बन जाएगा, और ये, और इस तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गया। यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आयन का लेयर बन जाएगा। और इस घटना में देख लो सेलेक्टिव एब्सॉर्प्शन से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रहा है, और ये तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमारे मन में स्वाभाविक सी बात है कि एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि जब इसके आउटर सरफेस पर जो चार्ज है क्या वही बिहेवियर करता है कोलाइड्स, तो नहीं, याद रखिएगा। चूंकि यहाँ पर जो आउटर सरफेस होता है उसमें दो तरह से होती है, याद रखो। जो इनर सरफेस होता है या इनर लेयर होता है वो फिक्स्ड होता है, और आउटर क्या होता है, मोबाइल लेयर होता है। यहाँ भी याद रखिएगा ये फिक्स्ड लेयर है और ये क्या है, आपका मोबाइल लेयर है। यहाँ पर ये फिक्स्ड लेयर है और ये क्या है, इसका मोबाइल लेयर है। यहाँ पर देखिए ये फिक्स्ड लेयर है और ये क्या है, इसकी मोबाइल लेयर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में जो इनर लेयर होता है वो फिक्स्ड होता है, आउटर लेयर क्या होती है, मोबाइल होता है। और ये आउटर लेयर ऑलरेडी क्या रहती है, डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में रहता है, और इसलिए समय के साथ वो डिफ्यूज हो जाता है। समय के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। या हम कह सकते हैं इसको, यहाँ पर क्या होगी, पोटेशियम आयन सॉल्वेंट पर चला जाता है, डिस्पर्सन मीडियम पे चला जाता है बोल सकते हैं। यहाँ पर बोलेंगे नाइट्रेट आयन डिस्पर्सन मीडियम पे चला जाता है, और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, H+ आयन डिस्पर्सन मीडियम पे चला जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा डायरेक्ट नहीं जाते, वो लोग पहले डबल लेयर बनाते हैं, और डबल लेयर में आउटर लेयर क्या होता है, मोबाइल लेयर होता है, इसलिए समय के साथ वो डिस्पर्सन मीडियम में चले जाते हैं। और डिस्पर्सन मीडियम में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से देखो इस पर क्या होगा, हमारा फिक्स लेयर तो हटेगा नहीं, और फिक्स लेयर हटेगा नहीं, इसलिए फिक्स लेयर पर जो भी चार्ज होगा वही आवेश ग्रहण करता है कोलाइडल पार्टिकल। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सिद्धांत है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का सिद्धांत है। यहाँ पर याद रखिएगा इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर भी कहा जाता है, डबल लेयर। और यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। हर डबल लेयर में क्या होता है, डिफरेंस ऑल्स होता है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
फिक्स्ड एंड मोबाइल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल कहलाता है। और ये जीटा पोटेंशियल जिसको जेड से डिनोट करते हैं, और जेड की फार्मूला होती है 4 पाई ईटा यू अपॉन डी। यहाँ पर ये जो जेड है हमारा जीटा पोटेंशियल है, और ईटा है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, और यू है वेलोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल, और यहाँ पर डी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम होता है। यहाँ याद रखो, यहाँ से देखें हम कि किन किन परिस्थितियों में जीटा पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी और किन किन परिस्थितियों। यहाँ से देखते हैं हम, अगर हम यहाँ से ईटा इंक्रीज करते हैं फर्स्ट, मीन्स डिस्पर्सन मीडियम की अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी, गाढ़ापन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगी, जीटा पोटेंशियल का मान बढ़ जाता है। दूसरी स्थिति में देखें हम, अगर जिस मीडियम में जिस कंडीशन पर यू मीन्स स्पीड ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगी, जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी। और तीसरी स्थिति में अगर देखें हम, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो जेड की वैल्यू घट जाएगी। तो अगर दो डिस्पर्सन मीडियम हैं, दोनों की अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डिफरेंट है, तो जिस किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उसकी जीटा पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और जीटा पोटेंशियल क्या चीज़ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल लेयर। और यहाँ याद रखो, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन होने से क्या होगी, उसके नेचर बदलेगा। तो ये तो हो गई आज की वीडियो में, इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर आएंगे नए आर्टिकल के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। यदि हमको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके।